पिछले दिनों से जो है लगातार जो है एक नूरा कुश्ती चल रही है दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन के, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में, उसी को लेकर के है। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीजें आई हैं कृषि बिल की तरह ही है। एक बिल है कि जीवी का मामला, और जो 12 कॉलेज हैं दिल्ली कॉलेज के, दिल्ली सरकार के, उनमें जो है लगातार सैलरी समस्या को लेकर शिक्षक जूझ रहे हैं। और वहां पर बीच बीच में जो है खबरें आती हैं कि सैलरी रिलीज कर दी गई हैं। उसी से जुड़े हुए मुद्दों पर डीटीए के इंचार्ज भी हैं हंसराज सुमन जी, और हमारे साथ दूसरे जो वक्ता हैं चमन सिंह जी, वो दोनों लोग जो है हमारे इस मुहिम में जुड़े हैं साथ, और इस परिचर्चा में जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी से भी आग्रह रहेगा कि वो भी जुड़े रहें, क्योंकि उनका भी एक सक्रिय भूमिका रही है, जो कहिए कि छात्रों के मुद्दों पर लगातार बोलते रहे हैं। तो छात्रों के ये जो मुद्दा है छात्रों से और प्रशासन दोनों से जुड़ा हुआ है कि छात्र के जो पैसे हैं या जो स्टूडेंट्स फंड है, क्या उसका इस्तेमाल सैलरी के लिए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया जी के बयान के बाद जो है हादसा खड़ा हो गया था इसको लेकर के कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो फंड्स आते हैं स्टूडेंट्स से, उनका उपयोग जो है क्या सैलरी देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि एक फंड का पैसा दूसरे फंड में उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तीसरा सवाल है कि क्या पैंडेमिक की स्थिति में जो दिल्ली सरकार का रवैया रहा है वो उचित है या अनुचित है। 12 कॉलेजों में अगर जीवी की समस्या थी तो उनको सुलझाने के लिए अलग रास्ता अपनाया जाना चाहिए था, और सरकार को ये सोचना चाहिए था कि अब जब उसका नाम आम आदमी पार्टी सरकार है तो आम जन की तरह शिक्षकों को भी आम जन समझते हुए उनके हितों का ख्याल रखना चाहिए था, उनकी आर्थिक स्थितियों की परवाह करनी चाहिए थी। इस पर पीछे भी हमने एक डिस्कशन कराया था, अभी भी डिस्कशन है। और सबसे पहले जो चमन जी है, चमन जी आपका स्वागत है। आप आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में हैं, और आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की सैलरी जो है बड़ी मशक्कत के बाद रिलीज हुई है। हंसराज सुमन जी जो है डीटीए के इंचार्ज हैं। सुधांशु जी सदानंद कॉलेज में हैं और डूटा के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो चमन जी, सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है चमन जी? जी सुन पा रहा हूँ सुधांशु जी। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि इन कॉलेजेस के बाद जो है पर्याप्त मात्रा में फंड थे लेकिन इन्होंने जानबूझ करके सैलरी नहीं दी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये मतलब अनिरुद्ध जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है ये उनकी उस कुंठा को दर्शाता है कि जिसमें वो फंड देना नहीं चाहते हैं कॉलेजों को, और अपने पार्ट पे फंड्स को रोक कर अन्य बहाने बनाते रहे हैं, जो अभी पिछले 3-4 महीने में हमने देखा है लगातार। क्योंकि कॉलेज जी के पास में जो फंड है वो अलग अलग डिफरेंट हेड्स में है। जैसा आपने भी क्वेश्चन में किया है, क्या अलग अलग हेड में जो फंड होता है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? देखिए ग्रांट्स भी जो आती है वो रैकरिंग और नॉन रैकरिंग उसमें ग्रांट्स आती है। तो रैकरिंग हेड की ग्रांट्स को जो है नॉन रैकरिंग हेड में यूज नहीं कर सकते, उसी तरह नॉन रैकरिंग हेड में जो ग्रांट्स आती है उसको रैकरिंग हेड में ग्रांट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से जो फंड्स कॉलेजेस के पास में होता है, जो है कलेक्ट होता है स्टूडेंट्स की फीस में, तो उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस फी के। तो उसमें से उस फंड का यूटिलाइजेशन सैलरी के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज है कि ये कॉलेजेज 100% फंडेड बाई दिल्ली गवर्नमेंट हैं, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि पहले आप जो है जो आपके पास में स्टूडेंट से फीस कलेक्टेड होती है उसको यूटिलाइज कीजिए, देन हम उससे आपको जो डेफिसिट होगा उसको करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज इसमें ये भी आती है कि ये एक इनका मॉडल है जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता है। अब अगर यही मॉडल इनका चलेगा तो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में आ गए हम कि आप फीस लीजिए और फीस से आप सैलरी पे कीजिए।
तो धीरे धीरे क्या होगा कि अभी फीस कम है, धीरे धीरे इनका पर्पज आगे होता जाएगा कि आप फीस बढ़ाते जाइए, क्योंकि आपको उसी हेड से, उसी फीस से जो है आपको सैलरीज पे करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है लंबी सोच इनकी है, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने का और इन कॉलेजेस को सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ धकेल देने का जो प्रोसेस में है दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे इसको। जी जी चरण जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात पे बहुत शालीनता दी। मैं हंसराज सुमन जी के पास चलता हूँ। हंसराज सुमन जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हंसराज सुमन जी। सुन पा रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी जैसा आप कि सुन रहे हैं? आप, जी जी मेरे को आवाज आ रही है आपकी। मैं आपने जैसा कि अभी चमन जी से बात कर रहा था, तो आपने सुना कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री की तरफ से या उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया था कि स्टूडेंट फंड को जो है आप सैलरी देने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, क्या ये बयान आपको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है? मनीष सिसोदिया जी का, आप पीटीए के इंचार्ज भी हैं और आप लगातार जो है सैलरी को लेकर के भी आप जो है मुहिम में लगातार टीचरों के साथ, लेकिन आपको लगता है कि एक प्रशासनिक बात ना हो करके बेतुका बयान सब था ये? पहले तो देखिए सुधांशु जी, ये देखना पड़ेगा कि यह स्थिति क्यों आई है। इस तरह की स्थिति जो है सरकार के सामने क्यों आई है, पहले तो उसका जो है मूल्यांकन करना पड़ेगा कि क्या कारण रहे हैं सरकार के सामने जिसके कारण उनको इस तरह के बयान देने पड़े। पहले तो उसके तय में आप जाइए। उसके बाद जो है, जो सवाल आपने किया कि देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल सही है कि हम छात्रों का पैसा किसी दूसरे मद में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा कई बार ऐसा हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में कि जब परिस्थिति आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो उस संकट की स्थिति में हम एक हेड दूसरे हेड में से पैसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को गवर्निंग बॉडी, प्रिंसिपल, बर्सर जो संबंधित वहां वो है अधिकारी है, उनसे बातचीत करनी होती है कि परिस्थितियों में जो है हम ये पैसा ले रहे हैं, और जब भी ये परिस्थिति सामान्य हो जाएगी या तो सरकार के पास पैसा आ जाएगा तो उसको वो लौटा दिया जाएगा। ये इस तरह की परिस्थितियां देखनी पड़ती है। जो समस्या को समस्या की तरह से देखना पड़ता है कि हो सकता है सरकार के पास जो है अभी ऐसी स्थिति बनी हो कि पैसा नहीं है, तो उनके सामने ये संकट आया हो कि हो सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हम जो है, यदि उनके पास पैसा है तो गवर्निंग बॉडी से या प्रिंसिपल के साथ बैठ करके, बर्सर से पास बैठ करके उसका समाधान किया जा सके। तो ये स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, और खास करके जो है कि कोरोना काल है, कोरोना काल में स्थिति उत्पन्न हुई है, अन्यथा ऐसी स्थिति पहले एक दो बार आई है, और ये कहा भी गया है कि आप उस मद से पैसा लेके और जब भी आएगा उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नहीं, उस मद से पैसा आएगा, ट्रांसफर तो कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं गया ना, और शिक्षकों को लगातार जो है परेशान होना पड़ा। शिक्षक दिवस के दिन गिरफ्तारी भी हुई शिक्षकों की, लेकिन इसके बावजूद। अनिरुद्ध जी, जी जी, मैं यहाँ पे कुछ रोकना चाहूंगा और कुछ कहना चाहता हूँ। जो हमारे साथी हैं हंसराज जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जितना मैं हंसराज जी को जानता हूँ और इनका एक्टिविज्म जिस तरीके से रहा है, ये मुखर होके मतलब शिक्षकों के साथ में हमेशा खड़े रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के मुद्दों पे हमेशा मुखर रहे हैं। लेकिन आज इनकी क्या मजबूरी रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी को बचाना चाहते हैं। मतलब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने जो बयान दिया है और जो हंसराज जी यहाँ कह रहे हैं बात, दोनों कहीं भी तालमेल नहीं खाते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि इन कॉलेजेज में भ्रष्टाचार हो रहा है, इन कॉलेजेज ने जो हमने ग्रांट्स दी है उसको डाइवर्ट करके एफडीज की हैं, फंड्स को इकट्ठा किया है,
और एक तरीके से मतलब दूसरे ही तरीके से। और उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि अभी हमारे पास फंड नहीं है। जो चीज पहली जो हंसराज जी कह रहे हैं कि फंड की कमी होती है तो हम दूसरे जो उससे निकाल के उसमें हम कर लेते हैं फंड्स को इस तरीके से यूटिलाइज। तो सरकार की तरफ से ऐसा नहीं बोला गया है कभी भी कि हमारे पास फंड की कमी है, इस वजह से हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूज आते रहे हैं लगातार। और अब जो ये आया है ये नया बिल्कुल ही चौंकाने वाला है और हास्यास्पद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा चार्ज लगाया है कि कॉलेजेस के पास में फंड है और वो सैलरी जो स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करके या स्टूडेंट्स एक्टिविटीज के लिए जो फंड इकट्ठा होता है वो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज के लिए ही यूटिलाइज होता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उससे सैलरी दे दीजिए, हम इसको बाद में कवर अप कर देंगे, नहीं। उन्होंने उल्टा उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आप जो है इस फंड्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने ये नहीं कहा कि ये स्टूडेंट से कलेक्टेड है, उन्होंने कहा कि जो फंड हम भेजते हैं उसको मिस अप्रोप्रिएट करके आप जो है दूसरे उनमें डाइवर्ट करते हैं इसको। ठीक जी तो जी जी इसलिए हंसराज जी की बात और जो दिल्ली सरकार की तरफ से माननीय मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं दोनों कहीं तालमेल नहीं है। तो मैं हंसराज जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से हम डिमांड करने लगेंगे सरकारों को तो ये जो बर्डन है, जो फीस का बर्डन है, धीरे धीरे सरकारें अपना पल्लू झाड़ती चली जाएंगी, हटाती चली जाएंगी इस तरफ से। जो उनकी ड्यूटीज हैं कि पे करना है, सैलरी उनको देनी है सरकारों को, तो वो कहेंगे नहीं आप स्टूडेंट्स फीस से इसको कीजिए। और इसका भार जो है वो हर वर्ग के स्टूडेंट्स पे आएगा, वो दलित, पिछड़े, वंचित समाज से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने देखा है हंसराज जी को लड़ते हुए दलित समाज के लिए, वंचित तबके के लिए, और एकेडमिक काउंसिल में भी साथी रहे हैं हंसराज जी। हंसराज जी अपनी बात को बड़े मुखर तरीके से वहां रखते रहे हैं। तो आज इनकी क्या मजबूरी आ गई है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन का एक तरीके से मॉडल आ गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड इसको बोल दें हम, जहाँ पे जो आज फीस हमारी 8 से 10 हजार रुपए सालाना की है उसको आगे बढ़ाया ही जाएगा इन फ्यूचर अगर उसको कवर अप करना है सैलरी जेड में। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हंसराज जी क्यों इस तरीके से सरकार बचाव में उतर के आ रहे हैं। जी जी मैं आपके पास लौटता हूँ, मैं सुधांशु जी के पास चलता हूँ। सुधांशु जी सुन पा रहे हैं आप? सुधांशु जी हाँ हाँ जी, जो लगातार आपके सामने भी, आप रूटा के पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं और तमाम तरह के शिक्षक संघर्षों में आप भाग लेते रहे। आप दिल्ली सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में जो निजीकरण का जो एक रूप है जिसकी चर्चा चमन सिंह जी भी कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स की फीस से अगर शिक्षकों को सैलरी देने के लिए कॉलेजेस को मजबूर किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड की बात तो वो लगातार कर रही है। तो सरकार का उस तरफ आप मुंह कीजिए यहाँ से। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा है इस बयान पे कि पता नहीं सिसोदिया जी के पास पूरा पेपर है या नहीं कि कॉलेजों में। देखिए, अगर 100 रुपया कॉलेज के अंदर खर्चा हो रहा है तो स्टूडेंट फीस है वो 10 रुपया के आसपास उसकी वापसी होती है। ठीक है, 10 रुपया में भी जो चीजें हैं उसमें काफी चीजें लगभग तय हैं। जैसे बच्चे का एग्जामिनेशन होना है उसकी फीस आती है, बच्चे के लिए जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम होते हैं या जो कॉलेजों में सेमिनार अदर चीजें होती है उसमें से काफी चीजें, उनका इलेक्शन होता है, सारी चीजें लगभग तय। उससे सैलरी देने का तो कोई मामला ही नहीं बनता और ना संभव है वो। हम लोग ये बार बार कहते रहे हैं, जब केंद्र सरकार की चीजें आती हैं तो हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि भाई जब 70-30 का आया था मामला, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है तो 30% आप जनरेट करो और 70% हम देंगे और एवरी ईयर जो है इसको आप बढ़ाते जाओ। तो इसका एजेंट, मैं उस समय डूटा का वाइस प्रेसिडेंट था, सब लोग एक्टिविस्ट हैं। हंसराज जी एकेडमिक काउंसिल मेंबर है, चमन जी है और मैं भी अभी एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ। हम सबों में एक ये आपसी सहमति है कि भाई इस बात से आपको कोई एग्रीमेंट हम कर ही नहीं सकते और ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट फी से पैसा, स्टूडेंट का फी लेके अगर टीचर की सैलरी दी जाने लगेगी तो ग्रेजुएशन का फी कम से कम 5 लाख रुपए बनेगा। एक सुधांशु जी, पूरी बात जी सर, सुधांशु जी, ये वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहा गया है सर, और आपको भी पता है कि जब केंद्र सरकार की, सर एक चीज सुनिए, ठीक है आपने कह दिया, मैं आपकी बात कर दे। तो पहला तो ये है कि ये जो प्रपोजल है जब सरकार के पास
जी बोलिए बोलिए, पूरा कर ली मैं तब आंसर। बोलूं मैं? हाँ मैं जी ये बोलिए आप। हाँ हाँ, देखिए पहला चीज तो ये है कि कोई भी चीज इस तरह का जो प्रपोजल पुश किया जाता है हेलो। उसका हमें पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए। पहली बात तो ये है। ठीक है, कोरोना काल है, लेकिन क्या ये संकट कोरोना काल में शुरू हुआ है? पहला चीज तो ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए। पिछले 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन 12 कॉलेजों में सैलरी दिलाने के लिए हम लोगों को कई बार प्रोटेस्ट करना पड़ा। तब तो कोई कोरोना नहीं था ना। मैं डूटा का वाइस प्रेसिडेंट था। मेरे टर्म में हमने कम से कम 4 से 5 प्रोटेस्ट किए हम लोगों ने, और हमें जो है शिक्षकों की जो है सारी नाराजगी उस समय झेलनी पड़ती थी, और हम हर बार जो है मनीष सिसोदिया जी से 2-3 मीटिंग उसमें एज ए डूटा ऑफिस में हम लोगों की हुई थी। तो वहां खेल तो कहीं कहीं और है ना। खेल क्या है? खेल ये शुरू हुआ जीबी को बनाने को लेकर। खेल शुरू हुआ कि भाई दो दलों की आपसी लड़ाई में शिक्षक पिस रहे हैं। कहते हैं ना कि गांव में कहावत है कि भाई 2 सांड लड़ रहा है तो फसल बर्बाद हो। तो जिसका कोई गलती नहीं है, चाहे वो इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले या उन 12 कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों की, तो कोई इस पूरी लड़ाई में कोई ना उनका लेना ना देना, ना उनका कोई श्रेय बनता, ना उनकी कोई भागीदारी बनती। तो 2 दल आपस में लड़े और उसका जो शिक्षक भुगते। खेल तो वहां से शुरू हुआ। तो आज अगर मनीष जी के बयान पे शक जाता है कि भाई आप जब कह रहे हो कि आप बच्चों के फंड को यूज करिए, तो बच्चों के फंड से कितने दिनों की सैलरी जा सकती है शिक्षकों? पहली बात तो ये है। दूसरा, ठीक है फॉर द टाइम बिंग आप कह रहे हो, लेकिन ये जो 5-5 महीने से पहले हम किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जब ये बातें सुनते थे, और हमें से ज्यादातर लोग स्टेट यूनिवर्सिटी में इसलिए जॉब करने के लिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर सैलरी का ये मामला रहता है। पता चला जी 5-5 महीने तक सैलरी नहीं बनी, और दुकानदारों के यहाँ आपका खाता चलता है, और फिर जो है आप प्रोफेसर होते हुए भी आपको एक छोटा सा दुकानदार भी बेइज्जत करता है कि अरे इनकी तो हैसियत नहीं सैलरी। तो और ईएमआई का युग है। उस युग में इस तरीके का 5-5 महीने कैलस रूप में, ये तो पूरा कैलस व्यवहार हुआ है ना, हो गया ना सरकार का। आप सारी लड़ाई लड़िए, आपकी लड़ाई। मैं ये कहता हूं कि भाई जो जीबी बनाने का मामला है, उस जीबी बनाने में जो भी दिक्कतें हैं, उसमें जो आम आदमी पार्टी की सरकार है या जो भी सरकार होती है, ये रूल रहा है कि भाई हर बार जो है, जैसे दिल्ली में जिसकी सरकार बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग जीबी में रहते हैं, ज्यादातर लोग बीजेपी के चेयरमैन बनते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के टाइम में ज्यादातर कांग्रेस के लोग चेयरमैन बनते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी के लोगों को चेयरमैन बनना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका जो प्रोसेस ले डाउन है, उसमें उसी प्रोसेस से बनेगा। दिक्कत कहाँ आई है? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खास तरह के लोगों के दबाव में आके बहुत गंदा खेल खेला, और मैं तो उसका भुगी रहा हूँ। लास्ट एकेडमिक काउंसिल में जब जीबी मेंबरशिप का मैंने मामला उठाया था, तो मैंने देखा था एक पदाधिकारी की छटपटाहट क्या थी। एक जो उस 5-7 जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, उनको बड़ी छटपटाहट होती है। तो लेकिन बात यह है कि इन सारी लड़ाइयों को आप आम आदमी पार्टी की सरकार को या उनके नेताओं को समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई को आप इस तरीके से नहीं लड़ सकते ना। उसमें शिक्षक और कर्मचारी को आप क्यों पिसते हैं? आप अपनी लड़ाई आप लड़िए, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से लड़िए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की काहिली तो पिछले 5 सालों में जग जाहिर रही है। आज प्रमोशन के लिए हम ललायित हैं, आज जो है अपॉइंटमेंट के लिए ललायित हैं, पे फिक्सेशन नहीं हो रहा, तो कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल्स जो है नियुक्त नहीं रहते, बहुत सारे रोज जीबी में लोगों के नाम नहीं भेजे जाते, तो हम लोग गिनाते रहते। तो उसकी वजह से ऐसा थोड़ी है कि आप भाई कर्मचारी और टीचर की सैलरी रोक दोगे। तो पहला सवाल यह है, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि इस सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती की कि सैलरी रोक दी। आप सैलरी के मामले को इससे बिल्कुल अलग रखिए। उसके अलावा आप लड़िए, आप बयान करिए, जो भी आपके आरोप और प्रत्यारोप है वो आप दोनों आपस में तय करिए। जी शिक्षकों को नाम जी, लेकिन इसका क्या समाधान है? चमन जी ये जीबी का जो मसला है बार बार अटक जाता है आकर के कि भाई जीबी नहीं बनेगी तो सैलरी नहीं देंगे। तो जीबी का कुछ ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं निकल आता है कि जिससे जो है ये समाधान जो है जल्दी हो जाए? बार उठ खड़ा होता है एक यक्ष प्रश्न की तरह, जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है खड़ा रहता है और इसका समाधान नहीं निकलता है। आप लोग इसका समाधान क्या देखते हैं, ये जीबी का जो मसला? अनिरुद्ध जी, आपने बहुत ही मतलब वाजिब सवाल पूछा है कि जीबी का समाधान क्या है और जीबी का मसला ये बार बार उठता क्यों है। और अनिरुद्ध जी, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कहीं भी ऐसा कोई रेटिंग नहीं है कि जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, दिल्ली स्टेट के अंदर, उसी के जीबी मेंबर्स या उसी के चेयरमैन होते हैं। हाँ, ऐसा प्रेसिडेंस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम
जिनकी सरकार होती है दिल्ली स्टेट के अंदर, उन्हीं के चेयरमैन बने हैं। लेकिन उसके एक्सेप्शंस भी रहे हैं, जहाँ पे चेयरमैन जो हैं वो दिल्ली सरकार के नहीं बने हैं और वो पहले से रहे हैं। अब बात आती है 2012-13 में। 2012 के आसपास नवंबर 12 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक रूल्स मतलब फ्रेम किया, अपना रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि किस तरह के लोग गवर्निंग बॉडीज में होने चाहिए। ठीक, तो 2012 में ना तो कहीं आम आदमी पार्टी का कोई रोल है, ना ही बीजेपी का कोई रोल है, या किसी और भी, मैं किसी सरकार को नहीं, दोनों साइड में उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वो पास होते हैं। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग, उस पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नाम आने चाहिए थे जो उस कंडीशंस को फुलफिल करते हों। अब 2017 के आसपास से जब मतलब इनके दिल्ली गवर्नमेंट ने नाम भेजने स्टार्ट किया, आम आदमी पार्टी ने, तो 2017 के आसपास से कुछ नाम ऐसे आए जिन पे ऑब्जेक्शंस थे, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते थे, तो वो नाम वापस हुए। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी मनमानी ये हो गई कि नहीं जी, जो हम नाम भेज रहे हैं वो ही होने चाहिए, चाहे वो उसको फुलफिल करें या ना करें। ठीक, अब 2019 में, 2017 के बाद में जब गवर्निंग बॉडीज बन गई, तो कुछ कॉलेजेस से जो गवर्निंग बॉडी के वहां पे चेयरमैन भी थे या मेंबर थे, तो जिस तरीके से जाके डे टू डे कॉलेज एक्टिविटीज में इंटरफेयर करना, उनका स्टूडेंट्स के साथ में मीटिंग करना, तो इस तरीके से वहां पे कंप्लेन उन लोगों की आई है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन कॉलेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कॉलेज, और उनका रोल नहीं है कि वो वहां जाके कॉलेज के स्टूडेंट से बात करें या कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में पार्ट करें वहां पे। ठीक, तो उस तरीके से वहां से जब उनकी कंप्लेन आई, तो ये जो 6 नाम रुके हैं इस बार, वो 6 नाम उन्हीं कंप्लेन्स की वजह से रुके हैं जो कॉलेजेस की तरफ से आए, चाहे वो वहाँ के प्रिंसिपल्स के थ्रू आए हों, वहाँ की एसोसिएशंस के थ्रू आए हों, वहाँ टीचर्स के कुछ मतलब जो चेयरमैन रहे हैं उन पर जिस तरीके से वहाँ पे आरोप लगे कि उन्होंने भद्दी टिप्पणियां की हैं वहाँ पे महिला शिक्षकों के बारे में, तो उन्हीं नामों को रोका गया उन कंप्लेंट्स की वजह से। तो अब दिल्ली सरकार की ये जिद है, आम आदमी पार्टी सरकार की, कि ये जो नाम हमने भेज दिए हैं, आपको यही नाम फाइनल करने हैं। तो जी मैं ये सवाल जो है हंसराज जी से ले लेता हूँ। हंसराज जी, आप जो है चमन जी की बातों को शायद सुन रहे होंगे। हाँ, सुन रहा था, लेकिन आप सुधांशु जी ये देखिए कि पिछले कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चेयरमैन के लिए नाम जाते हैं या गवर्निंग बॉडी के लिए जो नाम जाते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के भी प्रश्न उठे हैं कि भाई वो एलिजिबल नहीं थे और जबरदस्ती जो है उन पर प्रेशर बनाया जाता है। इसमें कितनी सत्यता है? हाँ, अब देखिए कि 14 मार्च को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये नाम आते हैं, जिसमें 140 में से 134 नामों को प्रस्तावित कर देती है ईसी और 6 नामों को नहीं। और उसके बाद में 6 नाम को जो है अगले 2 दिन बाद ये नाम भेजे जाते हैं। 16 तारीख को, 16 मार्च को, 16 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय ये कहती है कि 6 नामों पर जो है हमें ईसी ने जो है पास नहीं की है, आप दूसरे नाम भेजिए। और इन 6 नामों को सरकार के पास नाम भेजे जाते हैं। सरकार जो है 19 मार्च को फिर वापस भेज देती है इन्हीं नामों को, भले ही इन्हीं नामों को भेजा जाता है। तो आप ये देखिए सुधांशु जी कि 19 मार्च से लेकर के और आज जो है सितंबर जो है 20 हो चुका है, क्या पूरे 6 महीने नहीं हो गए? इन 6 महीने में क्या सरकार के बीच और विश्वविद्यालय ने उनसे संवाद नहीं करना चाहिए था कि भाई जो नाम आपने भेजे हैं उन नामों पर हमारी आपत्ति है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए सरकार ने कई बार भेजा, चिट्ठी भेजी है कि आप इनके नाम क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या कारण है भाई? आपने गवर्निंग बॉडी के दूसरे लोगों के नाम भेज दिए हैं, 6 नाम क्यों नहीं भेजे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं। तो किसी न किसी तरह से जो है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इन 6 नामों पर, मान लीजिए मैं इनकी बात से सहमत हूं कि भाई उसमें ऐसे लोग थे, जैसा इन्होंने कहा कि भाई 2012 में ये बना था, इस तरह का नियम बना था,
क्या ये दिल्ली सरकार के, सुधांशु जी, दिल्ली सरकार के लिए ही नियम बने हैं? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के भी कॉलेज है, ट्रस्ट के भी कॉलेज है, माइनॉरिटीज के भी कॉलेज है, क्या उनमें भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिस तरह से दिल्ली सरकार के लिए जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि इनमें ये इस तरह के लोग होने चाहिए? हमने तो आज तक नहीं देखा। जो माइनॉरिटीज स्टेटस के कॉलेजेज हैं उनमें है माइनॉरिटीज के ही लोग रहते हैं, और जो ट्रस्ट के कॉलेज है उनके ट्रस्ट के कॉलेजों में उनके ही लोग रहते हैं। कोई बाहर से आज तक कोई किसी का जो है कोई भी चेयरमैन या नहीं बनाया गया। ये दिल्ली सरकार के ऊपर ही क्यों इस तरह का थोपा जा रहा है? जैसा कि सुधांशु जी ने भी कहा था कि जिसकी भी सरकार होती है मोस्टली उन्हीं के चेयरमैन बनाए जाते हैं, और ये प्रक्रिया पहले से ही है। ये कोई आज नई प्रक्रिया नहीं है कि जो है आम आदमी पार्टी कोई एक नई प्रक्रिया लेकर के आई है। तो भाई आपने 6 महीने से उन 6 लोगों के नाम किस आधार पर रोके हैं? देखिए ठीक है, वाद विवाद की स्थिति आती है, सरकारों के बीच टकराहट भी होती है, और लेकिन कम से कम एक डायलॉग्स तो होना चाहिए था। एक आज तक जो है इन 6 महीने में क्यों नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, क्यों नहीं डूटा, क्यों नहीं एकेडमिक काउंसिल के मेंबर आज तक जो है जाकर के दिल्ली विश्वविद्यालय पर ये कहा गया, क्यों नहीं कहा गया वाइस चांसलर को, पीवीसी को, डीन ऑफ कॉलेजेस को कि आप इन 6 नामों क्यों नहीं जो है पास हुए हैं तो भेज रहे हैं? तो ये अपनी उससे भाग रहे हैं, अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। क्यों नहीं आज तो कह रहे हैं कि इस तरह के नाम है, उस तरह के नाम है? तो भाई आपने जो है, आपकी भी तो ड्यूटी बनती थी एक पदाधिकारी होने के नाते, टूटा के भी, एकेडमिक काउंसिल के भी, और एक किसी संगठन के पदाधिकारी, तो आपको भी तो कहना चाहिए था, दबाव डालना चाहिए था। ये दबाव जो है दिल्ली विश्वविद्यालय पर दबाव डालते तब तो ये 6 नाम जो अब सुधांशु जी ने भी कहा कि भाई गवर्निंग बॉडी के बनने में कहीं ना कहीं वो देरी का कारण है, जिसकी वजह से ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। सुधांशु जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, दोनों लोगों को आप लगातार जो है सुन रहे हैं कि इन्होंने कहा कि गवर्निंग बॉडी में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, ऐसे नाम होते हैं जो एलिजिबिलिटी नहीं रखते, और उसके बावजूद जो है वो जीवी नामित होते हैं। और चमन सिंह जी ने ये भी कहा कि जो है कुछ जो पिछले गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहे हैं उन्होंने महिलाओं पर या महिलाओं शिक्षिकाओं पर जो है अभद्र टिप्पणियां की। तो ऐसी कोई चीज आपकी जानकारी में आपके उपाध्यक्ष रहते आई हो कभी किसी कॉलेज से? नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो इसमें ना इतना बेसिकली एक बात मैं बार बार रिपीट करूंगा कि इन सारी लड़ाई के बावजूद भी सैलरी के इश्यूज को इसके अंदर नहीं डालना चाहिए था। ये आम आदमी के पार्ट से या दिल्ली सरकार के पार्ट से बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी भूल हुई। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि शिक्षकों का क्या लेना देना है जीवी बनने और नहीं बनने में। ना तो शिक्षक जीवी बनाने में मदद कर सकते हैं, ना जीवी को नहीं बनने देने में उनकी कोई भूमिका है। तो अब यही बात है कि भाई लड़ाई 2 लोगों की हो रही, तो परेशान शिक्षक और कर्मचारियों को क्यों किया जा रहा है? ये एकदम सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम है, जिसकी मैं भर्त्सना करता। उसके बाद चूंकि अल्टीमेट बात यह है कि भाई जो टसल शुरू हुआ है उसका जीवी का इश्यू है इसमें, है ना, इसलिए इस बात को ऊपर बार बार आते हैं। जो पहला सवाल आपने करा, देखिए ये सही बात कहा चमन जी ने कि 2012 में नियम बना था और वो जानबूझकर बनाया गया था, क्योंकि अब देखिए 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले बीजेपी की भी सरकार रही और हम लोग तब से देख ही रहे हर चीज को। होता क्या था कि भाई किसी का भी नाम भेज दिया तो एक मिनिमम मान लीजिए न्यूनतम एक रूल बनाया गया है, कम से कम आदमी जो है बीए किया होना चाहिए। कॉलेज को गवर्न करने आ रहे हैं आप, ग्रेजुएट तो कम से कम हुई, या और भी जो उसमें प्रावधान किए गए। और उसका जहां पर वायलेशन हो रहा है उसको रोकना और रोका जाना, उसमें कोई गलत नहीं हो रहा है, वो ठीक किया जा रहा है, वहां पर हम लोग की कोई असहमति नहीं है। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात है मंशा की। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, पिछली सरकार, जैसे चमन जी ने कहा, ये सच्चाई बात है कि भाई सरकारें होती थी, बेसिकली होता क्या था कि भाई जीबी मेंबर्स जो होते थे या जो पूरी गवर्निंग बॉडी होती थी उसमें सरकार के नुमाइंदे ज्यादातर वक्त में होते थे। चेयरमैन प्ले कोई बन जाए, मान लीजिए किसी दूसरे दल के लोग या दूसरे संगठन के लोग या इंडिविजुअल कोई जो है एकेडमिशियंस जो है चेयरमैन बन जाता था। लेकिन मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जीबी होती थी, फुल गवर्निंग बॉडी होती थी। ये ट्रंकेटेड जीबी गवर्निंग बॉडी से पूरी यूनिवर्सिटी पिछले 6 सालों से जो चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता था। आप देखिए इस सरकार का, आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में आई है, लगभग 6 साल इनका होने को जा रहा है। इस 6 साल में मात्र इनका जो गवर्निंग बॉडी पूरी रही है इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लगभग मात्र 2 साल की रही है। 4 साल जो है
ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी से चलाया गया यूनिवर्सिटी को, और प्रावधान हुआ करता था कि भाई 1 साल की गवर्निंग बॉडी के बाद अगर नया फॉर्मेशन नहीं हो पाता था तो उनको 3-3 महीने का 2 एक्सटेंशन मिलता था। नहीं दिया जा रहा है भाई। पिछले जब फर्स्ट टर्म में जब दिल्ली की सरकार आई थी इसकी आम आदमी पार्टी वालों की, उसमें भी 1 साल में खत्म कर दिया गया, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। दोबारा जो अभी जीवी बनी उसको भी 1 साल के लिए किया गया और उसको दोबारा से एक्सटेंशन नहीं दिया गया। और क्या बदमाशी होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मान लीजिए मार्च में पास करा देंगे और चिट्ठी भेजेंगे कॉलेजों को जाके जुलाई में, 6 महीने 5 महीने 3 महीने वहीं दबा के रख लेंगे। तो पूरा 1 साल का टर्म भी नहीं मिलता इन लोगों को, 8 महीने 9 महीने का टर्म मिलता है। तो वो एक अलग ही चीज है जो अलग तरह, पता नहीं इसके पीछे कौन लोग खेल रहे हैं और क्या, और इसका क्या होता है पूरी की पूरी गवर्नेंस है कॉलेजों के अंदर। जैसे मैं अपने कॉलेज का उदाहरण देता हूँ, आज तक मेरे कॉलेज का जो ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पे जो पैसा आया था और जिसका हमारे कॉलेज ने 2010 में बिल्डिंग प्लान बना के रखा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो 2015 में जो लास्ट हमारे प्रिंसिपल थे वो पूरी बिल्डिंग की प्लानिंग और एमसीडी जो भी उसमें प्रावधान होते हैं उसको पास करा के, लेकिन फुल फ्लेज जीबी आती नहीं है और वो बिल्डिंग आज तक नहीं बना और हम लोग जो है आज भी ओल्ड बिल्डिंग में हमारे बच्चे परेशान होते हैं। तो बात यह है कि गवर्नेंस बिगड़ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा, मतलब जो हालात जो है कहीं न कहीं उसको उसमें धकेला जा रहा है। तो वो एक अलग फाइट है, उसमें तो हम सब मेरे ख्याल में हम तीनों ही उसमें सहमति में होंगे, चाहे भले ही हंसराज जी डीटीए के कन्वीनर है या चमन जी, ये तो नहीं चाहिए कि भाई फुल फ्लेज गवर्निंग बॉडी कॉलेजों के अंदर हो ताकि अपॉइंटमेंट का भी कल कोई इशू बनता है तो उसमें कोई दिक्कत। तो ये एक बेसिक चीज है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जो आपने कहा एक आध एपिसोड आए हैं और जिनके नाम से जो आपत्तियां आई हैं उस आपत्ति को कोई उसमें हम लोग उसमें खिलाफ कहीं पर भी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो होना ही चाहिए भाई। अगर किसी ने ठीक काम नहीं किया या किसी ने कोई ऐसी चीजें करी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशंस एक्ट और स्टैच्यू के खिलाफ जाके किसी व्यक्ति ने कोई भी काम किया हो, चाहे वो जैसे अभी डेली अफेयर्स में इंटरवीन करना है और अदर्स चीजें, लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जो प्रिंसिपल की बदमाशी है उसके ऊपर रोक भी लगी। ऐसा नहीं है, एक मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक कॉलेज है जहां पर एडॉक को लगातार परेशान किया जा रहा था, तो वहां के गवर्निंग बॉडी चेयरमैन ने जो है उसमें हेल्प भी किया एडॉक टीचर्स। तो एक अपनी दोनों तरफ की चीजें हैं, पर अल्टीमेट बात यह है कि उसका सैलरी से क्या लेना, मैं बार बार वहां घूम के आना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए 5 महीने छोटा होता इस पैंडेमिक के टाइम पर, लोग जो है सबके पास आर्थिक स्थिति सबकी गड़बड़ है, आप किसी से कर्ज लेकर भी अपना खर्चा नहीं चला सकते, और सब लोग जैसे सरकारी नौकरी में आते हैं सबका कोई मकान का ईएमआई भर रहा होता है, कोई कार का ईएमआई भर रहा होता है। आप सोचिए, और जो भी जिसकी जितनी सैलरी होती है उसी के हिसाब से उनका लाइफ स्टाइल हो गया है। आज उसको 5 महीने से आप रोक के रखे हुए हैं, तो वो तो एक तरह से उनकी हालत कितनी बदतर बना दी गई। वो तिल जो है, मान लीजिए किसी को स्कूल का फी भरना होगा, किसी को क्रच का फी भरना होगा, किसी को कुछ अपने बच्चों के किसी को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए या कहीं मेडिकल में नाम लिखाना, दुनिया भर के काम है, और उसको आप सैलरी रोक के आप पेनलाइज किसको कर रहे हैं? शिक्षकों को पेनलाइज कर रहे हैं, कर्मचारियों को पेनलाइज कर रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत खराब जो चीज हुआ है आम आदमी के पार्ट से, और दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि उनकी सरकार है, जिसकी भी सरकार होती, अगर ये स्टेप्स उठाए जाते, क्योंकि ये आर्म ट्विस्टिंग जो कल मान लीजिए यूजीसी ये आर्म ट्विस्टिंग करने लग जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ना। ये वाला ये चीज मत करिए। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई है, आपके पास कोर्ट है, आपके पास दुनिया जहान की चीजें हैं, आप वहां जाइए, उसमें बात करिए और उनको उस तरीके से लड़िए भाई। अगर दिल्ली सरकार आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बदमाश, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखिए जो प्रशासन अभी है, अब नहीं है, त्यागी जी अभी छुट्टी पर है, एक मद का पैसा जो दूसरे मद में खर्च करने के लिए लगातार बात कर रहे हैं कि एक मद का पैसा दूसरे मद में खर्च कर सकते हैं, ऐसा शायद नहीं लिखा हुआ है। देखिए अब ये बराना इंटरप्रिटेशन का मामला, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जैसे हंसराज जी ने कहा कि करते हैं, लेकिन कई बार ये भी हुआ है कि एक मद का पैसा दूसरे मद में खर्च कर देने का। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो वाइस चांसलर के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा था कि भाई ओबीसी रिजर्वेशन का पैसा आपने जो है लैपटॉप बांटने में कर दिया, तो उसमें लोगों ने हंगामा नहीं मचाया था कि भाई आपने गलत किया, और वो गलत कह रहे थे लोग उसको। तो उस नाम पे कई प्रिंसिपल्स नाम भी है कि आपने इस मद का पैसा उस मद क्यों खर्च कर दिया। तो कोई भी चीज का एक क्लियर कट डायरेक्शंस अगर आप कहना चाहते हो तो कोई भी, लेकिन अल्टीमेट या तो फिर सरकार ये मान ले कि भाई हमारे पास नहीं पैसा है, अब हम नहीं चला सकते इंस्टीट्यूशन, ये कह रही है क्या सर? ब्लेम ठोका जा रहा है उल्टा, जो है मतलब ऐसे बदनाम किया जा रहा है जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है नहीं मालूम, लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय
ये शिक्षकों की इंटीग्रिटी पे कोई अगर सवाल उठाता है, और हमारे यहाँ स्टाफ काउंसिल गवर्न है सारे कॉलेजेस के अंदर, तो स्टाफ काउंसिल में ज्यादा सारे के सारे शिक्षक होते हैं, उनके आप धांधली का आरोप लगाओगे तो वो धांधली का हम मान लेंगे क्या? कोई भी सवाल खड़े नहीं कर सकता शिक्षकों की इंटीग्रिटी के ऊपर, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने प्रूव करके दिखाया अपनी इंटीग्रिटी, ईमानदारी और काम करने की। तो ये सब गलत चीजें कही जा रही है, पता नहीं उनको कौन समझा रहा है और कौन फीडबैक दे रहा है। तो अनुरोध करूंगा उनके जो भी लोग हैं उनको सही बातें जाके एटलीस्ट बताइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बयान देने से पहले उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। देश की सबसे नंबर, हम ठीक है आज जो है कुछ हमारे कुलपति महोदय और सरकारी हस्तक्षेप की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी पीछे चली गई, नहीं तो नंबर 1 की यूनिवर्सिटी हम रहे, और हम लोगों ने उस दौर में अध्यापन और अध्ययन दोनों ही किया इस यूनिवर्सिटी में जब देश की टॉप की यूनिवर्सिटी। तो उसके बारे में बयान देने से पहले इन मंत्रालयों में बैठे लोगों को सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जी। धन्यवाद। हंसराज जी, आपने जैसा कि सुना कि एक मद का पैसा दूसरे मद में खर्च नहीं हो सकता है, और जो है मनीष सिसोदिया जी का बयान जो है लगातार सोशल मीडिया पे हास्यास्पद बनता जा रहा है कि एक मंत्री का बयान ऐसा जो है बेतुका और हास्यास्पद नहीं होना चाहिए। आपने पहले भी कहा कि किस तरीके से उन्होंने कहा। आपकी जब बातचीत हुई उसके बाद क्या आप लोगों ने आपके संगठन से बातचीत की उन्होंने, और इस बारे में कुछ कहा है उन्होंने कि कब तक जो ये समस्या सुलझा लिया जाएगा? अब तो 6 जो नाम थे आपके अटके हुए वो भी शायद जो है आगे बढ़ गए हैं और स्वीकार कर लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय। देखिए ऐसा है जी, अभी तक जो है हमारी डीटीए के जितने भी पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों ने बिल्कुल हम उस तरह से सुधांशु जी की बात से सहमत है, और हमने ये सारी चीजें उनके सामने रखी है कि कोई भी बयान देने से पहले डीटीए के लोगों से या किसी भी व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए कि किस मद का पैसा किस मद में जाए या डाला जा सकता है। ये भी पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बारे में कहना या सुनना है, तो कम से कम ये जान लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ की देखिए दिल्ली सरकार अपना अलग वो है, प्राइवेट कॉलेज अपना अलग कार्य कर रहे हैं, दूसरे विश्वविद्यालय अपना कार्य अलग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कार्य करने की अलग शैली है। हमारी जो वो है एसी और ईसी से गर्म होता है। तो ये सारी चीजें कही गई है दिल्ली सरकार को कि किसी भी तरह का बयान पहले आप कम से कम जो है लोगों से ये बातचीत कर ले, अपने संगठन से बात कर ले। तो उन्होंने इस चीज को माना है, और हमारी परसों भी मीटिंग हुई थी जिस दिन ये बयान दिया गया था, उससे उसी दिन सुबह ही बात हुई थी। हालांकि डूटा को मिलने जाना था, डूटा का भी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, लेकिन हमारी जो है वहां अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने भी ये माना है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट पर इस तरह का हम लोगों से जो है ये चीजें बिना जानकारी के जो है वो चली गई है। हमें भी अजीब सा लगा है, हमारे डीटीओ को भी बड़ा खेद हुआ है कि इस तरह की जो है चीजें नहीं जानी चाहिए। जहां तक गवर्निंग बॉडी का आप कह रहे हैं, अब गवर्निंग बॉडी के नाम जो है पास तो कर दिए गए हैं, जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली है, लेकिन उनके नाम अभी तक नहीं भेजे गए हैं। 6 लोगों के नाम अभी तक नहीं भेजे गए हैं, और जिस दिन 6 लोगों के नाम भेज देंगे तो हमारा डीटीए का एक प्रतिनिधि मंडल जो है सरकार से मिलेगा और मिलकर के ये कहेगा कि अब गवर्निंग बॉडी के नाम आ गए हैं और आप उन कॉलेजों की सैलरी रिलीज करिए जिन कॉलेजों को आपने सैलरी रिलीज नहीं की है। हमारा तो ये मानना है कि जब तक सैलरी रिलीज नहीं हो जाती, हमने तो कहा है, डीटीए ने कहा है कि आप जो है एक लंबे समय तक किसी की सैलरी नहीं रोक सकते हैं। हर व्यक्ति जो है उसमें कर्मचारी भी है, और कर्मचारी से ज्यादा कंट्रेक्चुअल का कर्मचारी ज्यादा है इसमें। वे जो है कोई 12,000 में, कोई 15,000 में काम कर रहा है, अपना कैसे वो काम कर रहा होगा। जब एक टीचर नहीं चला सकता तो 12-15,000 वाला कैसे वो कर्मचारी अपने परिवार को चला रहा होगा। तो ये सारी चीजें रखी गई है। ऐसा नहीं है कि हम संवेदनशील नहीं है, मुद्दों के प्रति हम भी उतने ही संवेदनशील है। हम भी शिक्षकों के साथ है, हमारा संगठन भी उन शिक्षकों के साथ है, कर्मचारियों के साथ है। ऐसा आप कदापि ना सोचे कि हम सरकार की सारी बातों को हूबहू ही समर्थन करते हैं। नहीं, जहां सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीजें आती है तो हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग जो है सरकार को कहते भी है कि आप इस तरह की जो है जो लोगों के बीच जा रही है उन चीजों को आप जो है ना रखे तो बेहतर होगा, जिससे कि
शिक्षकों में असंतोष फैले। ऐसा नहीं है, बार बार उनको कहा जा रहा है। और जैसे ही अभी आज ही मुझे पता चला कि 6 लोगों के नाम जो है पास कर दिए गए हैं कल, लेकिन अभी तक कॉलेजों को नहीं भेजे गए हैं, जैसा कि मेरी जानकारी में आया है। आज तो इतवार है, तो वैसे भी कुछ काम नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है नहीं, आज इतवार नहीं, आज शनिवार है। आज शनिवार है। अच्छा चलिए, शनिवार है, आप और गलती हो गई शायद छुट्टी की वजह। नहीं, और दूसरा ये है अगर कल पास हो गए तो आजकल तो जो है सोशल वो मेल के माध्यम से भेज सकते थे। अगर भेज देते तो कम से कम हम भी जो है डीटीए जाकर के सरकार पर ये दबाव डाल सकता था कि अब तो उन्होंने नाम भेज दिए हैं और सैलरी का प्रोसेस जो है आप शुरू करिए, उनको सैलरी दिलाइए। तो हम भी कम से कम जाकर के वहां अपनी सरकार पर थोड़ा सा दबाव डाल सकते थे, यदि ये नाम कल ही भेज देते। हालांकि ये नाम बहुत देर के बाद भेजे जा रहे हैं और ये भी कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। यदि कोर्ट इंटरवेन नहीं करता, अब आप देखिए ना, ये 6 महीने से ज्यादा तो नाम भेजने में ही लगा दिए हैं, कितने दिन रहेंगे वो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोगों को, शिक्षकों को अपनी सैलरी के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, या दिल्ली विश्वविद्यालय का मसला कोर्ट से सुलझ रहा है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के लोग जो हैं, तो 10,000 लोग पढ़े लिखे हैं और जो प्रशासन है इतना चुन समझ करके अपॉइंट किया जाता है, उनको इतने माध्यम से निर्देशित होना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी इस मसले को सुलझा लेंगे। ये सुधांशु जी, आपको डूटा और एकेडमिक काउंसिल के लोगों को और जितने भी संगठन है, ये दबाव डालना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर भी कि भाई आपको अगर कॉलेज चलाने हैं तो सही से जो है समय समय पर जो जिनके नाम भेजे जा रहे हैं उन लोगों के सही समय पर नाम भेजे। अगर नहीं भेजे जा रहे तो सरकार के साथ भी संवाद करिए आप ना। अगर मान लीजिए सरकार की कोई गलती है तो सरकार के साथ बैठ करके, वहां के अधिकारियों के साथ बैठ करके, वहां के शिक्षक जो संगठन है उनके साथ आप बातचीत करिए, जिससे भी समस्या आ ही नहीं, और का समाधान यहीं पर बैठ करके हो जाएगा। इतने वैचारिक मतभेद के सामने लगता है कि आप कोई भी व्यक्ति किसी से संवाद करने की स्थिति में है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार करने की स्थिति में है, ऐसा नहीं है। और बार बार जो है कई पत्र जो है माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजे हैं, डीन ऑफ कॉलेजेस को भेजे। आप क्या करिए उनसे कि कितनी बार पत्र भेजे गए हैं कि भाई क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं नाम, हम आपसे वार्तालाप। और इन्होंने भी कहा है, देखिए हमारा डीटीए का प्रतिनिधि मंडल मिला था, तो उन्होंने भी कहा है कि हम जो है सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। तो हमने कहा सरकार से अगर बातचीत करना चाहते हैं तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है 6 लोगों के नाम भेजिए और उसके बाद जो है सरकार के साथ बैठ के बातचीत करिए। देखिए वाद विवाद के बाद जो है सुधांशु जी संवाद की स्थिति आती है, बिना डायलॉग्स के किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आप संवाद करेंगे तभी। चक्कर में जो है, वाद विवाद के चक्कर में हमने परिवारों में जो विवाद पैदा करवा दिया है बिना सैलरी की वजह से, किसी की बीवी नाराज होगी, किसी के बच्चे नाराज होंगे, इस बारे में भी कौन संवाद करेगा उनके घर जाकर के? ये भी सोचा जाना चाहिए था। ये मजाक का विषय। चमन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो गवर्निंग बॉडी से जुड़ा हुआ जो मसला है, ये बार बार उलझता रहता है, आपके कॉलेज में भी उलझता है, बाकी 11-12 कॉलेज जो और 5% वाले कॉलेजेस भी हैं उनमें उलझता है। तो ये वैचारिक मतभेद है या ना बनने देने की होड़ है या अपने लोगों को बनाने की होड़ है? क्या मानते हैं आप इससे? अनिरुद्ध जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वैचारिक मतभेद है या अपने लोगों को गुस्साने वाली बात है। देखो अनिरुद्ध जी, इसमें सीधा है कि जो अगर नाम भेजे जाएंगे, अगर वो नाम उस जो क्राइटेरिया बनाया गया है 2012 में उसको फुलफिल करते हैं तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन होगा उन नाम के ऊपर। लेकिन ये जिद हो जाती है कि जो हमने नाम भेज दिए गए आप उन्हीं को फाइनल कीजिए। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है मतलब प्रोफेसर्स भी हैं और इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो अब उनके सामने क्या कोई वहां पे इस तरीके से कह सकता है कि ये मेरी वैचारिकी से बिलोंग नहीं करते हैं तो हम इन नाम को पास नहीं करेंगे? भाई आप एक क्राइटेरिया जो बना हुआ है आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए। और मुझे हास्यास्पद लगता है हंसराज जी का भी कई बार बयान जो है, हंसराज जी
मतलब कहते हैं कि हम शिक्षकों के साथ हैं, लेकिन फिर जोड़ देते हैं उस बात को कि आप 6 नाम भेजिए पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और उसके बाद जाके हम सैलरी की बात करेंगे। अरे जब भाई गवर्निंग बॉडी का किसी भी तरीके से गवर्निंग बॉडी का फॉर्मेशन सैलरी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, शिक्षकों का, कर्मचारियों का कोई रोल नहीं है गवर्निंग बॉडी के फॉर्मेशन में, तो आप उनको ये समझाइए ना कि भाई आप पहले सैलरी दीजिए। आपकी ये लड़ाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ में है, ना कि इन शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ में। 2000 अप्रैल के आसपास, अप्रैल 2020 के आसपास जो है, जिन 6 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी बन गई, वहां पे पूरी ग्रांट आ रही, वहां की ग्रांट क्यों रोकी गई है भाई? एएनडीसी में अप्रैल 2020 में 13 अप्रैल को गवर्निंग बॉडी फॉर्म हो गई, लेकिन हमारा क्या दोष है कि हमारे भी सैलरी रोकी हुई है? ठीक है ना? मतलब ये जो बार बार कहा जाता है कि गवर्निंग बॉडी, जहां गवर्निंग बॉडी बन गई, चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी के जो नाम है उन्हीं में से हैं, तो वहां भी रोका जा रहा है। और दूसरा जो मुद्दा है कि ये जो मतलब ग्रांट का जो इशू आया है स्टूडेंट्स फंड से इसको जोड़ने वाला, इसकी शुरुआत तो आम आदमी पार्टी ने कर दी है। अब ग्रांट इन एड में जो कॉलेजेस को रिक्वायरमेंट है, अब मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज का आपको उदाहरण देता हूँ। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज का जो सैलरी हेड का ये एक्सपेंडिचर है वो 2.88 करोड़ है मंथली एक्सपेंडिचर, और ग्रांट इन एड में जो अभी हमें मिल रहा है पिछले 2 बार से लगातार वो 2.33 करोड़ है। तो अराउंड 55 लाख के आसपास का डेफिसिट है। तो ये डेफिसिट कहाँ से पूरा होगा? ये डेफिसिट मतलब क्या आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है कि ये डेफिसिट स्टूडेंट्स की फीस से कलेक्ट करके किया जाए? तो कहीं ना कहीं मतलब वो शुरुआत तो वो हो ही चुकी है। और फिर जिस तरीके से ये बयान आया है कि स्टूडेंट्स फीस से जो पैसा कलेक्ट हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट्स की अदर एक्टिविटीज के लिए है, तो उस एक्टिविटीज में पैसा तो दूसरे हेड में होना चाहिए। और सुधांशु जी ने बिल्कुल सही बात की कि अगर एक हेड के पैसे को दूसरे हेड में, एक मद के पैसे को दूसरे मद में खर्च किया जाता है, तो उसके ऊपर जो है हमने पिछले वाइस चांसलर के समय भी लड़ाई लड़ी थी, और उससे पहले भी कई प्रिंसिपल्स इसमें जो है नप चुके हैं, मतलब उनको छोड़ना पड़ा है, जो नौकरी छोड़नी पड़ी है अपनी। तो ऐसा नहीं है, ये करप्शन का चार्ज वहां बनता है जब एक मद का पैसा दूसरी मद में खर्च किया जाता है। और माननीय उप मुख्यमंत्री तो सीधा बयान दे रहे हैं कि आप उसको खर्च कर लीजिए। अच्छा, ये कॉलेज जो है, कोई भी कॉलेज अब लगभग 20-25 साल से पुराना नहीं है, इन 12 कॉलेजों में लगभग उनसे ज्यादा ही पुराने हैं। तो इन 20-25 साल के अंदर इनमें जो सैलरी, जो वो पैसा है, वो कहते हैं 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़ 12 करोड़ के आसपास का है। तो 20 साल में इतना इकट्ठा हुआ, उनसे कितने मंथ की सैलरी दे पाएंगे अगर ये देने भी लगे? 2.88 करोड़ एवरेज 2 करोड़ की सैलरी। मतलब मुद्दा जो है ये आप लोगों को जो है एक मैकेनिज्म बना करके शिक्षक संगठन को मिल करके सुलझाना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। अनिरुद्ध जी, एक लास्ट स्टेटमेंट है मेरी, हंसराज जी से भी गुजारिश है कि हंसराज जी आम आदमी पार्टी को समझाइए कि जो नाम है आप क्राइटेरिया निकाल लीजिए, उस क्राइटेरिया पे दे दीजिए। हंसराज जी की मदद ले सकते हैं आम आदमी पार्टी वो नाम भेजने में, और उस क्राइटेरिया पे भेजे। कोई प्रॉब्लम कहीं पे मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए फिर उसके बाद में। और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि सभी कॉलेजों में पूरी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी के साथ में नहीं हो पाती हैं। तो धन्यवाद इसके लिए। और हंसराज जी से गुजारिश है कि थोड़ा शिक्षकों और जो बच्चों के बारे में सोचिए। केवल सरकारें आती जाती रहेंगी, आएंगी जाएंगी, तो हर समय सरकार को हमारा संगठन सरकार के समय समय पर सरकार के विरोध में भी वो है, ऐसा नहीं है। कर्मचारी, छात्र और शिक्षकों के साथ ही हमारा संगठन है, ऐसा नहीं है। हम कि सरकार के, देखिए सरकार का तो हमने तो सरकार, नहीं, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है कि भाई ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। लीजिएगा दोबारा, मतलब उसको आप जो है आम आदमी पार्टी के मतलब या डीटीए के प्रभारी के तौर पे नहीं। देखिए ऐसा है, ये मानने, ये तो देखिए पहले भी हुआ है, देखिए ऐसा नहीं है। बहुत पहले की सरकारों में भी अगर प्रिंसिपल, सुधांशु जी भी इसको करेक्ट कर देंगे, कि जो है पहले के भी प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी और वहां का बर्सर, यदि कोई ऐसी स्थिति आई तो उस मद का पैसा उसमें, लेकिन बाद में वो ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो जब तक नहीं है गवर्निंग बॉडी के पास, जब तक नहीं आएगा
वो नहीं छोटे लगातार 5 महीने के लिए उस तरीके का कभी नहीं रहा है, उसको भी आप करेक्ट कीजिए। नहीं वो बिल्कुल सही है नहीं बिल्कुल हम उस पर सही है कि 5 नहीं हम ये तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहे कि भाई जो है 5 महीने की सैलरी दीजिए। ये तो अल्टरनेटिव है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। ये जो है वैकल्पिक, ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था है, कुछ समय के लिए है। देखिए लंबे समय के लिए नहीं है ये तो एक वैकल्पिक व्यवस्था कुछ समय के लिए है। हंसराज जी, ग्रांट इन एड में जो कमी की जा रही है पर मंथ, उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? जो कॉलेजेस को करीब 80% पैसे ये तो केंद्र सर ऐसा है, ये तो केंद्र सरकार जा 70-30 का वो आया था फार्मूला 70 केंद्र सर बिल्कुल केंद्र सरकार का है ये तो। अरे जो हमने लड़ाई, जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जो कॉलेजों को नहीं कॉलेजों को जो है ये कहा था कि पकौड़े बेचो, कॉलेजों को ये कहा था कि आप आत्मनिर्भर बनाइए बच्चों को, पकौड़े बेचिए, दुकान खोलिए, टीचरों को वो करिए। ये तो केंद्र सरकार का है फैसला, ये दिल्ली सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, ये तो केंद्र सरकार का है। नहीं और क्या 70-30 का फार्मूला कौन लेके आया है? ये केंद्र सरकार। ये भाई 30% रिसोर्सेज जो है वो कि कॉलेज अपने आप वो करे, ये दिल्ली सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है ये आके भाई आप पकोड़े बेचिए, चाय की दुकान करिए, बच्चों को ये है ना। नहीं ये दिल्ली सरकार का फैसला नहीं है, दिल्ली सरकार का फैसला नहीं है कि पकोड़े बेचो। चलते चलते सुधांशु जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि जो ये आप वैचारिक बहस तो होती रहती है, ये वैचारिक मतभेद जो है कितना ज्यादा कारण बनता है, कितना बड़ा कारक है गवर्निंग बॉडी के ना फॉर्म होने में? हाँ, इसमें दरअसल आपको एक चीज बताऊं, एक सूचना जो अभी नहीं आई सबके सामने। दिल्ली यूनिवर्सिटी रूल क्या है? गवर्निंग बॉडी का रूल ये है कि भाई 28 कॉलेजेस हैं दिल्ली सरकार के, 100% 12 हैं फंडेड और 16 जो है 5% वाले। तो उनके लिए 5 नाम जो है दिल्ली सरकार का होता है, 5 नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है। 10 लोग होते हैं। यूनिवर्सिटी का सह ज्यादा है क्योंकि और 2 प्रोफेसर जाते हैं, तो 12 हो गए, और एक प्रिंसिपल और 2 जो है कॉलेज का टीचर रिप्रेजेंटेटिव। तो अल्टीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी हावी रहती है, इसमें कोई वो है नहीं, और वो हर टाइम पे आज हावी है ऐसा नहीं है, जब से है वो हमारे प्रावधान का हिस्सा है, हमारे एक्ट का हिस्सा है। लेकिन बात क्या है कि आपको ये बता रहा हूँ, एक रूल रहा है कि जो 5 नाम जो सिलेक्ट किए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए नामों से, तो पहले क्या होता था 300 से 400 नाम भेजे जाते। जैसे 28 कॉलेज है तो मान लीजिए कि एवरेज 5 नाम, क्योंकि इवनिंग कॉलेज का एक अलग मामला हो जाता है। उसमें क्या होता था कि 140 के आसपास नाम बनता है, उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन होता क्या है कि 400 से ज्यादा नाम भेजे जाते थे, तो उसमें से दिल्ली सरकार जो है अपने हिसाब से कुछ नाम सिलेक्ट कर लेती थी। इस बार पता है यूनिवर्सिटी ने लगभग जितने नाम चाहिए सिलेक्ट होके आने उतने ही नाम दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी बदमाशी करी है, उनको सिलेक्ट करने का कोई मौका ही नहीं दिया दिल्ली सरकार। तो ये सब चीजें तो अभी आम टीचर्स के पास पहुंचा ही नहीं है कि कौन कौन है जो। तो ये जो पीस रहे हैं शिक्षक, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी उतनी भूमिका है जितनी दिल्ली सरकार की। हाँ, दिल्ली सरकार ने जो गलत स्टेप लिया कि उसको सैलरी से जोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पहचारकी की लड़ाई तो खुले में है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को विचार की लड़ाई में इस तरीके से घसीट दे कि उसका खामियाजा शिक्षक और कर्मचारी को भुगतना पड़े। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की जा रही है और बैड इमेज आएगा उसमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बैड इमेज आ रहा है, क्योंकि अब आप सोचिए एक एस्पिरेंट जो कहीं पर काम कर, आप पता करेंगे तो जो वैकेंसी जब यूनिवर्सिटी निकालती है तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जो लोग पीएचडी करके आते हैं वो भी यहाँ के लिए फॉर्म भरते हैं। लेकिन कल उनके पास ये मैसेज आने लगेगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में मत फॉर्म भरोगे तो हो सकता है तुम्हारी सैलरी 5 महीने के लिए रोक दी जाएगी। 10 महीने तक भी अगर दो संगठन आपस में लड़ लेंगे, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के बीच झगड़ा हो जाएगा, तो आपको जो है 10-10 महीने 5-5 महीने सैलरी में आप दिक्कत आ सकती है। तो वो नहीं आएगा। इसका तब उससे होगा क्या? वही जैसे अभी आपको बताओ स्टेट यूनिवर्सिटी में हम लोग फॉर्म भरने से हिचकते रहे या जॉब करने से जाने से हिचकते रहे। क्यों हिचकते हैं? वह सैलरी का इशू रहता है।
तो सैलरी तो प्राइम चीज है ना भाई। कोई भी लोग हम आप सब लोग जो जॉब करते हैं अपनी अपनी संस्थानों में, इसलिए करते हैं कि हमारी जीविका चलनी चाहिए, तो उसको जब वहां से जोड़ देते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है दुर्भाग्यपूर्ण और ये और बहुत संकट। इसको मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि हर एक दल को और खास करके DUTA को यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बैठना चाहिए। और अभी आपको बताओ, पहले एकेडमिक काउंसिल मेंबर चमन भी रहे हैं, मैं और चमन तो अभी साथ में ही हैं, हंसराज जी पहले रहे हैं। हंसराज जी बताएंगे पहले भी जो है यहाँ तक कि एकेडमिक काउंसिल मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से यूनिवर्सिटी प्रशासन नाम लेता था कि आप अपनी तय बताइए कि कौन अच्छा जो है गवर्निंग बॉडी का में काम कर सकता है, अच्छे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। बिल्कुल तो हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं। 288 नाम, बिल्कुल हाँ, और इस 288 बार जो है या हम लोगों 300 से नाम है। पूछा ही नहीं गया, हम लोगों से कोई बात नहीं की गई। अरे भाई, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इस यूनिवर्सिटी के, 26 लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, 12,000 10,000 प्रोफेसरों की नुमाइंदगी करते हैं, तो हमारा तो कुछ नहीं और हक बनता। तो हम लोगों ने, चलिए उस पर तो हमने कुछ कहा भी नहीं है ना, हम उस मुद्दे को ला रहे हैं। मैं तो प्रशासन की काम करने का तरीका बता रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रहा है। और ये जो अद्भुत प्रशासन है अनिरुद्ध जी और सब लोग, आप देखिए कि जहां पर, चलिए दिल्ली सरकार की जीविका मामला है, लेकिन जिन जो यूजीसी ने मेंटेन या जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज कहलाते हैं, वहां की गवर्निंग बॉडी उठा के देख लीजिए, वहां पर भी परमानेंट चेयरमैन नहीं है, सबको इंटरिम चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये अनोखा कार्य जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू किया है। तो अद्भुत चीज है, ये एक तरफ का मामला नहीं, गलतियां हुई है। केवल मैं दिल्ली सरकार से हमारी नाराजगी इस बात की है कि उनको इस मामले को सैलरी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए था। बिना सैलरी को इस मुद्दे से जोड़े भी आप अपने मुद्दे और अपनी कमियां, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कमियां हैं, उसको आप उठा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमियां हैं, उसको बिना सैलरी जोड़े भी आप उठा सकते थे। और आप इस एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में आपका गवर्नर है, आपके नाम से आप जो है 12 कॉलेज को 100% फंड करते हैं, 16 कॉलेज और है, 28 कॉलेज की में आपका शेयर है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि जब आप देश के सामने, जनता के सामने ये चीजें लेकर आएंगे कि भाई यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बदमाशियां कर रहा है, तो कोई नहीं सुनेगा, सब सुनेगा और उस पर कार्रवाई भी होती है। पर निगेटिव क्या हो गया कि उन्होंने सैलरी से इसको, तो अब जो है लोग सारी बातें उन्हीं खिलाफ जाएंगी और जानी चाहिए, उनको इस बात को समझना चाहिए और आइंदा से इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। जो डूटा के लिए मैं कह रहा था, और एक्टिविस्ट जितने संगठन काम करते हैं, उनको एक कॉमन स्ट्रक्चर जरूर बना के यूनिवर्सिटी प्रशासन को देना चाहिए कि भैया आइंदा से इस तरह, और दिल्ली सरकार को भी देना चाहिए कि आइंदा से इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये जीबी फॉर्मेशन का फॉर्मूला है, इस पे दोनों ही दिल्ली सरकार में किसी पार्टी का संगठन सरकार हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी वाइस चांसलर, दोनों को जो बातें कॉमनली मानने की जरूरत है, उसके ऊपर भी डूटा को देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और कर्मचारी इस तरह सफर करने के लिए नहीं छोड़े जा सकते। मान लीजिए कल किसी का कुछ दुर्भाग्य, कोई आज हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाए, कहाँ से बेचारा पैसा लाएगा? प्रमोशन हो नहीं रहा, अपॉइंटमेंट हो नहीं रहे, तो बहुत खराब स्थिति कर दिया सबने मिलकर यूनिवर्सिटी को गर्त में ले जाने के लिए, सब लोग जिम्मेवार हो गए। शुक्रिया, मैं आप चाहूंगा आप लोगों का कि आपने अपने कीमती समय जो है वो हमारे साथ बांटे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन से भी और सरकार से भी कि वो इस समस्या को वैचारिक या जो भी मतभेद है उनको भुला करके, और शिक्षकों की सैलरी, अभी पिछले दिनों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमें भी दिखाना पड़ा कि शिक्षकों को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, और पुलिस ने चेतावनी भी दी थी उनको कि अगर आप इस तरीके के प्रदर्शन और आंदोलन जो है दोबारा करेंगे तो आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या आप पर केस मुकदमा चलाया जाएगा। शिक्षक के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होती है वो स्थिति जिसका वो सामना करते हैं कि जब उन्हें सैलरी नहीं की, सैलरी की मांग करने के लिए उन्हें पुलिस द्वारा चेतावनी दी जाती है, उन पर मुकदमा करने की बात कही जाती है। तो सरकारों को कम से कम अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, और भविष्य में शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द सुलझा करके, आप से जुड़े हुए हैं शिक्षक संगठनों से, तो हम आग्रह करते हैं कि इस मसले को सरकार जल्द से जल्द सुलझाए और शिक्षकों का सम्मान करें, और उनके घरों में जो उठ रहे विवाद है सैलरी न मिलने का, उनको भी सुलझाने में मदद करें। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। फिर अगली परिचर्चा में मिलेंगे तो हम आपको जो दूसरे शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद हंसराज सर, धन्यवाद सुधांशु जी, धन्यवाद चमन सिंह, धन्यवाद। और बहुत जल्द आप मुद्दा सुलझा लेंगे ऐसा लगता है।
बिल्कुल तब तक बिल्कुल। के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। इतने सारे मुद्दों को सुलझाने के बाद कुछ मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं, जो होते हैं राजनीतिक मुद्दे। इन राजनीतिक मुद्दों को लेकर के कई दफे जो है हम चीजों के साथ सफलता के मायने बदलते देखते हैं और तौर तरीकों में जो राजनीतिक बदलाव है उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस राजनीतिक परिवर्तन का एक अभी जो नमूना निकल के आ रहा है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव एक मतलब एक नए किस्म का मसला हो गया है, जहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, तीनों के बीच में जो है रस्साकसी का खेल लगातार चल रहा है। अभी मिली सूचनाओं के अनुसार रामविलास पासवान को एक तरीके से राजनीतिक नजरबंदी का शिकार होना पड़ रहा है। ये राजनीतिक नजरबंदी और कहा जा रहा है कि लोजपा के शीर्ष नेता और प्रशांत किशोर और एक सौरभ पांडे नाम के व्यक्ति हैं, उनके सारे पर हो रहा है। और ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है राजनीति में, एक दूसरे पर हावी होने की या क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की, कहीं उसकी साजिश तो नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, लेकिन क्या चिराग जी के फैसलों में सारी शक्ति रामविलास पासवान जी की है या रामविलास पासवान जी उस स्थिति में है कि वो एक संवाद स्थापित कर सके? तो उनको जनता के बीच में आना चाहिए और एक संवाद जो है जनता से करना चाहिए। ये जो भी राजनीतिक उथल पुथल उनकी पार्टी में हो रहा है वो उनके सहमति से हो रहा है कि एक तरीके का संदेश जो है व्यक्त किया जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं नजरबंद कर दिया गया है ताकि बीजेपी अपने हिसाब से फैसलों को प्रभावित करवा सके। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और एक राजनीतिक चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से जानकारी की धन्यवाद, शुक्रिया।